हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अर्पिता क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को मन लगा के कर रहे होंगे। हम लोग यहाँ देख रहे थे डॉक्टर पुनीत राय की मूल बुक जो है, उसमें हम लोग काव्य शास्त्र से संबंधित जो 1 लाइनर क्वेश्चन दिए हैं इसमें, उसको हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग पहुँचे थे काव्य प्रयोजन पर। आज हम लोग शुरू करेंगे काव्य प्रयोजन। ये 280 पृष्ठ संख्या 220 पृष्ठ संख्या है इसकी। धीरे धीरे करके हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आइए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं काव्य प्रयोजन से। ये देखिए काव्य प्रयोजन। काव्यम यस्य अर्थवित्ते व्यवहारविदे शिवेतर रच्यते सदम परिनिवृत्ते कांता समितयो परदेश युजे। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में ये कथन कहा है मम्मट ने। काव्य का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य प्रतिस्थापना है। ये कथन है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसको आप लोग 2-3 बार पढ़ेंगे रिवीजन के तौर पे, तो ये आप लोग को अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक कि रिवीजन न किया जाए। धर्मार्थ कामो मोक्षेषु वैच्य श्रव्य कलाशु च करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्यम निसेवणम। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में यह कथन है भामा का। काव्य संदृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वात् काव्य प्रयोजन के संदर्भ में यह कथन है वामन का। प्रतिभा के 2 भेद बताए हैं, कार्यत्री और भौयत्री। ये बताए हैं राजशेखर जी ने। भौयत्री प्रतिभा सहृदय में होती है। शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम किसका कथन है? ये आनंदवर्धन का कथन है। भारतीय काव्य शास्त्र में भावक से अभिप्राय है सहृदय या आलोचक से। भावक कहिए, भावयित्री कहिए, जो भी करेंगे सब सहृदय या आलोचक से रिलेटेड रहेंगे। शरीर तावदिष्टार्थ वंशिना पदावली कथन है दांडी जी का। कवि की अनेक कोटियों एवं भेदों का विवेचन करने वाले आचार्य हैं राजशेखर। यहाँ पर कुछ ग्रंथ और उनके आचार्य के नाम दिए गए हैं, इसे हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। नाट्यशास्त्र भरत मुनि, काव्यालंकार भामा, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति वामन, काव्यालंकार रुद्रट। एक देखिए भामक के हैं और एक रुद्रट के, दोनों के काव्यालंकार हैं। और ये सूत्रवृत्ति लग गया है तो समझ जाइए वामन का रहेगा। वक्रोक्ति जीवतम कुंतक, व्यक्ति विवेक महिमा भट्ट, काव्य प्रकाश मम्मट, साहित्य दर्पण विश्वनाथ, रस गंगाधर जगन्नाथ। इसमें तो कुछ कुछ आप लोग को आते होंगे और जो नहीं आ रहे हैं उसे एक जगह नोट करके अलग से लर्न करिए। साहित्य दर्पण विश्वनाथ, रस गंगाधर जगन्नाथ, औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र, काव्यानुशासन हेमचंद्र, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन, ध्वन्यालोक लोचन अभिनव गुप्त, काव्यालंकार सार संग्रह उद्भट, श्रृंगार तिलक रुद्रट और चंद्रालोक जयदेव, कुल्यानंद अप्पय दीक्षित, काव्यादर्श दंडी, रति रहस्य कक्कोक। ये देखिए नया है, रति रहस्य कक्कोक का नाम जल्दी नहीं आता है। दशरूपक धनंजय, महाभाष्य पतंजलि, रसतरंगिनी भानुमित्र, सरस्वती कंठाभरण भोजराज, श्रृंगार प्रकाश भोजराज, अलंकार सर्वस्व रुय्यक, उज्ज्वल निर्मणि रूप गोस्वामी, अलंकार तिलक वाग्भट, अलंकार शेखर केशव मिश्र। शक्ति कवित्र जीव बीज रूप संस्कार विशेष। इसका अर्थ शक्ति या प्रतिभा काव्य का बीजभूत संस्कार है। यह कथन आपका मम्मट का है। नैसर्गिकी च प्रतिभाश्रुतं च बहु निर्मलम अमद्यस्याभिज्ञोस्य कारणम काश्य संपदम। काव्य हेतु में यह कथन दांडी का है। औचित्य विचार चर्चा एवं कवि कंठाभरण के रचयिता हैं क्षेमेंद्र। ध्वन्यालोक की टीका, ध्वन्यालोक लोचन के रचयिता अभिनव गुप्त। भामा के ग्रंथ के आधार पर भामा विवरण टीका के रचयिता उद्भट। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की अभिनव भारतीय टीका के रचयिता अभिनव गुप्त। भारतीय काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य भरत मुनि। मानते हैं जो कला को कला के अर्थ ही स्वार्थिनी करते कला को व्यर्थ ही। ये पंक्तियाँ हैं मैथिली शरण गुप्त जी की।
देखिए काव्यालंकार भामा वही आ गया है। आगे देखते हैं हम लोग। साहित्य के प्रयोजन के संदर्भ में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का मत है तो उपयोगितावादी हैं ये। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी काव्य प्रयोजन के संबंध में क्या कहते हैं, मानवतावादी। और नंद दुलारे वाजपेयी जी आत्मानुभूति को काव्य प्रयोजन मांगते हैं, और डॉक्टर नगेंद्र आत्माभिव्यक्ति को। ये चारों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इसे आप लोग देख लीजिएगा। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित पंक्तियाँ किस रीतिकालीन कवि की हैं। एक लय तब पुंजन को फल जो तुलसी सूर गुसाई, एक लय बहुसंपत केशव भूषण जो वीर बड़ाई, इक्कन को जस ही यो प्रयोजन रसखान रहीम की नाई, दास कवित्व ने की चर्चा बुद्धिवंत की सुख देती सदाई। ये भिखारी दास के काव्य निर्णय की है, काव्य निर्णय से लिया गया है, भिखारी दास का है ये। और रीतिकालीन आचार्यों में सर्वप्रथम काव्य प्रयोजन पर विचार करने वाले आचार्य हैं कुलपति। पंचम वेद किस ग्रंथ को कहते हैं, तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को। अब हम लोग आ गए हैं रीति संप्रदाय पर। रीति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं आचार्य वामन। रीति आत्मा काव्यश्यम, रीति काव्य ही आत्मा है, यह कथन है वामन का। शिष्ट पद रचना रीति कथन है वामन का। भरत ने नाट्यशास्त्र में रीति के लिए प्रवृत्ति शब्द का उल्लेख किया है। उन्होंने भारतवर्ष में प्रचलित 4 प्रवृत्तियाँ अवंती, दक्षिणात्य, पांचाली और मागधी का वर्णन किया है, जो क्रमशः पश्चिम, दक्षिण, मध्य, तेज तथा उड़ीसा, मगध में प्रचलित थी। बाणभट्ट ने अपने समय में प्रचलित 4 दिशाओं के 4 शैलियों का उल्लेख किया है। इनके अनुसार उदिच्च निवासी श्लेष को, प्रतीच्य लोग अर्थमात्र अर्थ गौरव को, दक्षिणात्य लोग उत्प्रेक्षा को एवं गौड़ एवं पूर्वी भारत के लोग अक्षराडंबर को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने इन 4 शैलियों के एकत्र उपयोग को काव्य के लिए श्रेष्ठ माना है। वचन विन्यास क्रमो रीति यह है राजशेखर जी की। भामा ने काव्यालंकार में 2 प्रमुख वर्ग भागों वैदर्भी एवं गौड़ी का उल्लेख किया है। उन्होंने दोनों का वर्णन रीति के अर्थ में न कर काव्य भेद के अंतर्गत किया है, और उन्होंने वैदर्भ और गौड़ के पार्थक्य को अनावश्यक माना है। सर्वप्रथम किस आचार्य ने रीति में व्यक्तित्व की सत्ता स्थापित करते हुए प्रत्येक कवि की अपनी अपनी विशिष्ट रीति होने का विचार व्यक्त किया है, दंडी ने। गुण और रीति में संबंध स्थापित कर गुण को रीति का नियामक सिद्ध करने वाले आचार्य थे दंडी। आचार्य दंडी ने श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थव्यक्ति, उदारता, ओज, क्रांति और समाधि को वैदर्भ रीति या मार्ग का गुण माना। गौड़ी मार्ग में इन गुणों का अभाव रहता है। अनुप्रास एवं अर्थालंकार को उन्होंने गौड़ी मार्ग की विशेषता माना है। आचार्य वामन ने रीति की संख्या 3 मानी है, वैदर्भी, गौड़ और पंचाली। वामन के अनुसार अर्थ गुणों के कारण ही रीति उत्कृष्ट होती है। रीति त्रय में उन्होंने वैदर्भी रीति को उत्तम रीति माना है। वामन के अनुसार वैदर्भी रीति उत्तम रीति है। गौड़ी में वैदर्भी के समग्र गुण रहते हैं। वामन ने किस रीति को उत्तम माना, वैदर्भी को। रीति के भौगोलिक महत्व को हटाकर उनका संबंध रस के साथ स्थापित किया रुद्रट ने। लाटिया नामक चतुर्थ रीति की उद्भावना कर रीति की संख्या 4 कर दी गई। किसने की है, रुद्रट ने। कौन कौन से हो गए, वैदर्भी, गौड़ी, पंचाली और लाटिया। रुद्रट ने रीति का स्वरूप निर्धारण गुण के आधार पर न करके किस आधार पर किया है, पदों की समस्तता एवं असमस्तता। रसानुकूलता की दृष्टि से रुद्रट के अनुसार प्रयाण, करुण, भयानक और अद्भुत रसों में वैदर्भी एवं पंचाली रीति का तथा रौद्र रस में लाटी एवं गौड़ी रीति का प्रयोग होता है। श्रृंगार रस में वैदर्भी या पंचाली रीति का प्रयोग होता है। किस आचार्य ने रीति को संघटना की संज्ञा प्रदान करते हुए उसे रस, ध्वनि आदि काव्य के आत्मभूत तत्वों का उपकारक स्वीकार किया, आनंदवर्धन ने। किस आचार्य ने रीति को रस का उपकारक मानकर उसके 4 नियामक माने हैं, आनंदवर्धन ने। आनंदवर्धन रीति या संघटना के स्वरूप का आधार किसे माना, समास को। आनंदवर्धन के अनुसार रीति के 4 नियामक वक्रोचित, वाच्योचित, विषयोचित, रसोचित। अवंतिका एवं मागधी नामक 2 नवीन रीतियों की उद्भावना किस आचार्य ने की,
भोज ने अवंतिका और माधकी 2 रीतियों की उद्भावना की। भोज ने कितनी रीतियों का निरूपण किया? तो गौड़ी, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाटिया, अवंतिका, मागधी। भोज के रीति वर्गीकरण का आधार है गुण एवं समास। मम्मट ने उद्भट की वृत्तियाँ और वामन की रीतियों में एकरूपता स्थापित कर उपनागरिकता, परुषा एवं कोमल वृत्ति का उल्लेख किया और बताया कि वामादादी ने इन्हें ही वैदर्भी, गौड़ी एवं पंचाली कहा है। मम्मट ने वृत्ति का स्वरूप विधायक किसे माना? वर्ण गुंफ को। विश्वनाथ ने रीतियों की संख्या 4 मानी है, वैदर्भी, गौड़ी, पंचाली, लाटिका। देखिए बहुत लोग हैं 4 माने हैं रीतियों की संख्या। बस पूछा जाए रीतियों किस रीति की कितनी संख्या, तो 4। विश्वनाथ ने रीतियों का विभाजन किया है वर्ण गुंफन के आधार पर। माधुर्य गुण व्यंजक ललित रचना को कौन सी रीति कहते हैं? तो वैदर्भी रीति। वैदर्भी में माधुर्य गुण होते हैं और गौड़ में ओज गुण और पांचाली गुण वैदर्भी और गौड़ी के अंतरालवर्ती रीति दोनों में। वैदर्भी एवं पंचाली के मध्य की रचना लाटी या लाटिया होती है। आचार्यों ने काव्य के बहिरंग एवं अंतरंग, देह और आत्मा मतलब कहते हैं इसे, के आधार पर भारतीय साहित्य सिद्धांतों का वर्गीकरण करते हुए अलंकार, रीति एवं वक्रोक्ति को देहवादी तथा रसध्वनि एवं वचित्व को आत्मवादी सिद्धांत या संप्रदाय कहा है। देहवादी में आपका आ जाएगा अलंकार, रीति एवं वक्रोक्ति, रसध्वनि में, आत्मवादी में रसध्वनि और औचित्य। रीति सिद्धांत की क्या दुर्बलता है? भाव तत्व को गौड़ एवं रमणी तत्व को महत्व देना। रीति सिद्धांत की उपलब्धि है शैली तत्व को महत्व देना। वामन के अनुसार गुण और रीति का संबंध अभेद है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे वक्रोक्ति संप्रदाय। इसे देख के हम लोग आज की वीडियो को समाप्त करेंगे। इसके आगे वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापरक आचार्य कुंतक हैं। वक्रोक्ति जीवितम नामक ग्रंथ की रचना कुंतक ने की। वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कुंतक ने घोषित किया। उभावेतावलंकारोतयो पुनर्कृति वक्रोक्तिरेव व्यक्तवन्दी बड़ी तिरुच्यते। एक कुंतक की पंक्ति है। जितनी भी पंक्तियाँ दिख रही हैं उसे आप लोग बार बार पढ़िए। वक्रोक्ति का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन करने वाले आचार्य भामा जी थे। भामा के अनुसार वक्रोक्ति का मूल तत्व है शब्द एवं अर्थ की वक्रता या चमत्कार। भामा ने अलंकार को काव्य का सर्वस्व मानते हुए वक्रोक्ति को उसके प्राण स्वीकार किए। वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानते हुए किस आचार्य ने समस्त वाङ्मय को 2 भागों में बांटा है? स्वाभावयुक्ति वक्रोक्ति। वक्रोक्ति शब्द उपमादेयम संकीर्णम परितालंकारा उच्यन्ते, ये दांडी का है। वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति को पर्याय मानने वाले आचार्य भामा और दांडी हैं। सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति मतलब सादृश्य के ऊपर आश्रित लक्षणा वक्रोक्ति है, ये कथन वामन ने दिया। रुद्रट ने वक्रोक्ति को किस रूप में वर्णित किया? शब्दालंकार के रूप में। रुद्रट ने वक्रोक्ति के भेद 2 बताए, काकू वक्रोक्ति, श्लेष वक्रोक्ति। भोज ने वाङ्मय को कितने भागों में बांटा? 3, वक्रोक्ति, रसोक्ति और स्वभावोक्ति। आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति के 6 भेद हैं। वर्णविन्यास वक्रता, पदपूर्वार्ध वक्रता, पदपरार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता। इसे आप लोग अच्छे से अगर देख लेंगे तो बीच में से पूछा भी जा सकता है कि कौन से भेद नहीं है, नाम देके। वक्रोक्ति सिद्धांत की उपलब्धि है कलावाद की प्रतिष्ठा। भारतीय काव्य आलोचना के इतिहास में सर्वप्रथम कलावाद की प्रतिष्ठा किस सिद्धांत के द्वारा हुई? वक्रोक्ति मत। वक्रोक्ति सिद्धांत की दुर्बलता है काव्य के बाह्य सौंदर्य बल देने पर आम तत्व का अभाव, रस को वक्रोक्ति का अंग मानकर उनका महत्व कम कर देना। कव कर्म काव्यम मतलब कवि का कर्म ही काव्य है, ये है कुंतक का कथन। सालंकारस्य काव्यता मतलब सालंकार शब्दार्थी काव्य है, ये कुंतक ये भी बोले हैं। कर्म और सालंकार शब्दार्थों सहितो वक्र व्यापार सालनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद्धित हृदयहारिणी। वक्र कवि व्यापार वाले के लिए आहादवद में व्यवस्थित शब्द और अर्थ काव्य है। देखिए कभी कभी ये
ना देके हिंदी में ऐसे दे देता है, इसमें भी दिक्कत आती है, इसलिए दोनों आप लोग पढ़िए। वक्रोक्ति प्रसिद्धाभिधान व्यतिकीर्णेति विचित्रा विविध्या। वक्रोक्ति प्रसिद्ध कथन से भिन्न अभिधाय, यह है कुंतक का कथन। इसके बाद आ गया औचित्य संप्रदाय, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ क्षेमेंद्र का है। काव्य शास्त्र में सर्वप्रथम औचित्य शब्द का प्रयोग कन्नौज नरेश यशोवर्मन ने नाटक रामाभ्युदय किसका है? यशोवर्मन का। यद्यपि यह नाटक उपलब्ध नहीं है, फिर भी श्रृंगार प्रकाश में इसका श्लोक मिलता है। भोज का श्रृंगार प्रकाश है। चित्त को काव्यात्म भोग काव्य सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित किया क्षेमेंद्र ने। उचितम प्राहुराचार्यम सदृशम केलियस्येत उचित यतो भावस्तदौचित्यम प्रचक्षते। जो वस्तु जिसके साथ सादृश्य रखती हो वही उचित है, इसी उचित का इसमें भाव हो वह औचित्य। तो ये क्षेमेंद्र जी का है। औचित्यस्य चमत्कारं कारणं चारुवर्णे जीवितम भूतस्य विचार क्रियते धुना। चित्तरस का जीवित या प्राण है और चमत्कारिक है, ये भी क्षेमेंद्र का है। क्षेमेंद्र के अनुसार औचित्य के गुण हैं भेद। देखिए प्रधान भेद बताए गए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। पद, वाक्य, प्रबंधार्थ, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, काल, देश, कुल, व्रत, तत्व, सत्व, अभिप्राय, स्वभाव, सार संग्रह, प्रतिभा, अवस्था, नाम, विचार, आशीर्वाद। ये पूरे 27 औचित्य के प्रधान भेद हैं। रस के साथ औचित्य का संबंध स्थापित करने वाले आचार्य थे आनंदवर्धन। क्षेमेंद्र ने रस का प्राण माना है औचित्य को, मतलब जो औचित्य है वो रस से रिलेटेड है। चित्त सिद्धांत को स्वतंत्र काव्य सिद्धांत न मानकर इसे विभिन्न काव्य सिद्धांतों का समन्वय आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने माना है। ये भी कथन बहुत इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग ध्वनि सिद्धांत, इसे हम लोग कल शुरू करेंगे। नहीं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा पढ़ने में फिर। तो इसीलिए छोटे छोटे वीडियो देख के आप लोग पढ़ते रहिए और नए नए अपडेट मिलते रहेंगे आप लोग को। इसके लिए आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ध्वनि संप्रदाय को, ध्वनि सिद्धांत को कल हम लोग समझेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।